जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं, सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में हम इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है? कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ आपका, चाहे वो पीसीएस हुआ, चाहे वो आपका टीजीएल हुआ, चाहे वो आपका एसएससी हुआ, कोई सा भी एग्जाम हुआ जिसमें जीएस या जीके पूछी जाती है, वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको हिंदी में प्राचीन इतिहास कहा जाता है। हमने इसको शुरुआत करा शुरू में कहाँ से? स्टोन एज से, पाषाण काल से हमने शुरुआत करी, जहाँ इंसान क्या करता था? केवल शिकार करता था और अपना जीवन जीता था। फिर इसके बाद हमने शुरुआत करी स्टोन एज के बाद जो हमने पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। कब रही, कैसे रही, क्या खास बात रही, सब चीज़ें इसकी जानकारी ली हमने। फिर इसके बाद हमने पढ़ा वैदिक पीरियड। वैदिक काल के बारे में हमने पढ़ा। वैदिक काल को हमने 2 भागों में देखा। पहला ऋग्वैदिक काल, तो दूसरा लेटर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक, फिर इसके बाद हमने पढ़ा क्या? वैदिक लिटरेचर, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं पढ़ना। 16 महाजनपद, 16 ठीक है? अगर हम बात कहें कि हमें ये 16 महाजनपद जो है, इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कहाँ से मिलती है? बुद्धिस्ट धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? उसमें एक ऑप्शन था जैन धर्म। किसकी है? जैन धर्म। भगवती सूत्र किसकी पुस्तक है? जैन धर्म। अगला है, जो हमें जानकारी बुद्धिस्ट या बौद्ध धर्म से मिलती है, तो उस किताब का क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय, जिसमें हमें जानकारी मिलती है इन 16 महाजनपद के बारे में। अंगुत्तर निकाय किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से। एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि अंगुत्तर निकाय निम्नलिखित में से किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो किससे? बौद्ध धर्म से। ठीक है? भगवती सूत्र किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। ठीक है? ये 16 महाजनपद हैं क्या? हमने जनपद तो सुना था कि जनपद है। महाजनपद क्या हुआ? जनपद का मतलब वो देखो, जब 2 जन आपस में मिलने लगे तो उन्होंने आपस में क्या बनाया? महाजन। मतलब नहीं आई बात समझ में? समझो। ठीक है? एक क्लेन है जिसको क्या कहा गया? एक जन है, एक जन है। ठीक है? बराबर में पावरफुल जन है। इन्होंने कहा कि भई ये इसको खत्म कर देगा, ये इसको खत्म कर देगा, या फिर आने वाले समय में इसको खत्म कर देगा। तो हम मिल जाते हैं, हम मिलके पावरफुल हो जाते हैं। इसको ही क्या कहा गया? महाजन। ठीक है? महाजन। ठीक है? जब 2 जन आपस में मिलने शुरू हुए, जन मतलब होता है एरिया। जैसे आज के समय में हम क्या बात करते हैं? स्टेट, स्टेट के नीचे क्या बात करते हैं हम? फिर ब्लॉक, ब्लॉक के नीचे फिर विलेज, इस तरीके का आ जाते हैं। तो समझ लीजिए कि 2 स्टेट आपस में मिलके एक बड़ा स्टेट बना लें, तो उसको ही आज के समय जैसा उस समय में क्या कहा गया? महाजनपद कहा। तो को ही क्या महाजनपद में क्या शुरुआत हो गई? द्वितीय नगरीकरण, सेकंड अर्बनाइजेशन की शुरुआत हो गई। तो समझो, जो वैदिक पीरियड था, ये कैसा था? रूरल, मतलब ग्रामीण। इस समय कैसी व्यवस्था देखने को मिलती है हमें? ग्रामीण व्यवस्था देखने को मिलती है। मतलब किसका बोलबाला? कृषि का बोलबाला। किसका? पशुपालन का बोलबाला, इन सब चीज़ों का। फिर हमने देखा कि वैदिक काल के बाद लेटर वैदिक पीरियड में इंसान के हाथ लग गया क्या? आयरन। उसने क्या काम करा? बड़े-बड़े जंगल को सफाया करा, जिसकी वजह से उसके पास क्या आ गया? सरप्लस। सरप्लस मतलब हिंदी में समझो ज़्यादा। ज़्यादा क्या ज़्यादा? किस चीज़ का ज़्यादा भाई? तो किसका? जैसे मान लीजिए धान, जैसे मान लीजिए गेहूँ, जैसे मान लीजिए हथियार, ये सब चीज़ का हमने प्रोडक्शन शुरू करा और वो पास-पास आने लगे, ट्रेड बढ़ा। सरप्लस की वजह से क्या बढ़ा? ट्रेड बढ़ा। जिससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? जो निवास स्थान था वो भी बढ़ा। ठीक है? तो इसको क्या कहा गया? सेकंड अर्बनाइजेशन। द्वितीय नगरीकरण किसे कहा जाता है? 16 महाजनपद को। वहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है? हमने इस बात को
बारे में पढ़ा। अब जो हम समझेंगे वो समझेंगे कि 16 महाजनपद आखिरकार हैं कौन-कौन से? ये 16 महाजनपद एक-एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक है? 16 महाजनपद आखिरकार हैं कौन-कौन से? ठीक है? ये भारत का नक्शा है, यहाँ से एक नदी जा रही है जिसका क्या नाम है ये, इंडस रिवर जा रही है, चिनाब जा रही है, झेलम, सतलुज, रावी, ब्यास, तो दिक्कत यहाँ तक गंगा, यमुना, महानदी, नर्मदा, तापी, ठीक है? इस तरीके से नदियाँ जा रही हैं। इस तरीके से नदियाँ जा रही हैं, ठीक है? ऊपर वाली दिशा को क्या क्या कहा जाएगा? नॉर्थ, इधर वाली को क्या कहा जाएगा? पश्चिम, वेस्ट, इधर वाले को क्या कहा जाएगा? ईस्ट, इधर क्या कहा जाएगा? साउथ। ये डायरेक्शन तो सबको याद ही होंगी ये, इस तरीके से नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। शुरुआत करते हैं एक-एक करके, एक-एक करके शुरुआत करते हैं कि आखिरकार मतलब क्या? तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले किससे शुरुआत करें? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कोसला, ठीक है? कोसला, एक महाजनपद जिसका क्या नाम है? कोसला, जिसको क्या कहा जाता है? कोसल, जिसकी राजधानी क्या है? श्रावस्ती। श्रावस्ती। कुशावती भी कहीं-कहीं देखने को मिलता है, ये रहा कोसला, कोसल, कोसल, ठीक है? एक महाजनपद जिसका क्या नाम है? पहला महाजनपद जिसका क्या नाम है? कोसल, ये रहा, ठीक है? तो दिक्कत अगला महाजनपद काशी, काशी, जिसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी, काशी, काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी, ये रहा आपका काशी, काशी की राजधानी वाराणसी, ठीक है? अगला आपका अंग, अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा, ये क्या रहा हमारा? अंग, अंग की राजधानी चंपा, ठीक है? चौथा, जो सबसे प्रमुख, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, उसका क्या नाम था? मगध, जिसकी राजधानी राजगिरा, बाद में क्या राजधानी हो गई? पाटलिपुत्र हो गई, पाटलिपुत्र हो गई बाद में, ठीक है? शुरुआत में क्या थी? राजगिरा, ये रहा मगध, ठीक है? अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए, कि ये बताइए मगध गंगा नदी के साउथ में है या नॉर्थ में है? तो कहाँ है? साउथ में। किस नदी के किनारे है? सोन नदी के किनारे, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला है भज्जी, जिसकी राजधानी क्या? वैशाली, भज्जी, जिसकी राजधानी क्या? वैशाली, भज्जी, जिसकी राजधानी क्या? वैशाली, ठीक। अगला महाजनपद है मल, जिसकी राजधानी कुशीनारा, कुशीनगर भी बोला जाता है, पावा भी बोला जाता है, कुशीनगर और पावा, ठीक है? अगली कौन-सी है? मल, मल, ये रहा, ठीक। अगला महाजनपद हुआ हमारा चेदी, जिसकी राजधानी थी सोमीमती, ठीक है? चेदी, ये रहा, ठीक है? तो दिक्कत किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। अगली जो हमारा महाजनपद है वो कौन-सा है? वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, कौन-सा? वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, किस नदी के किनारे है? यमुना नदी, ठीक है? अगले जो हमारा महाजनपद है कुरु, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ, ठीक है? कुरु, ये दिल्ली वाला क्षेत्र जो आपका पड़ता है, ठीक है? अगली जो हमारा महाजनपद है पांचाल, जिसकी राजधानी कपिल, ठीक है? राजधानी कपिल, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये रही पांचाल, ठीक है? अगला महाजनपद जो हमारा क्या नाम है उसका? मत्स्य, जिसकी राजधानी क्या है? विराटनगर, मत्स्य जिसकी राजधानी क्या है? विराटनगर, तो मत्स्य ये किस वाले क्षेत्र में था? राजस्थान वाले क्षेत्र। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन-सा महाजनपद पड़ता था? तो कौन-सा पड़ता था? मत्स्य पड़ता था, ठीक है? अगला हमारा महाजनपद है सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा, सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा, सूरसेन जिसकी राजधानी, ये रहा हमारा सूर, ठीक है? अगला हमारा महाजनपद अस्मक, अस्मक, जिसकी राजधानी कोताली, ठीक है? अस्मक, अस्मक। सबसे दक्षिणतम, अगर एग्ज़ाम पूछे जाए सबसे दक्षिणतम महाजनपद कौन-सा था? तो कौन-सा? अस्मक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। अगले जो हमारा महाजनपद है जिसका क्या नाम है? अवंती, अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती या उज्जैनी, अवंती जिसकी राजधानी क्या है? महिष्मती या उज्जैनी, महिष्मती या उज्जैन, ये रहा अवंती। ठीक।
और जो अगला हमारा महाजनपद है जिसका क्या नाम है गंधार, जिसकी राजधानी क्या थी तक्षशिला, ठीक है? गांधार ये रहा। काम्बोज जिसकी राजधानी रांची, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो ये 16 महाजनपद थे जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कोसला, काशी, अंग, मगध, भज्जी, मल, केदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और काम्बोज। ये हमारे 16 महाजनपद रहे। अब इनके बारे में खास-खास बात देखते हैं। क्या खास बात देखेंगे हम? कि भई किस महाजनपद के पास सॉरी कि जैसे अब मगध है, सबसे शक्तिशाली क्या उनसा रहा? मगध रहा। तो हम देखेंगे कि मगध पर किस-किसने शासन किया, कौन-कौन शासक रहे, ठीक है? कौन-कौन से वंश रहे। इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले ये रहे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले हमने देखा कि जो महाजनपद थे उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिली थी? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से, जैन धर्म के भगवती सूत्र, ठीक है? तो दिक्कत फिर जो 16 महाजनपद थे कहाँ-कहाँ लोकेशन थी इसके बारे में हमने पढ़ा। अब देखते हैं यहाँ कौन-कौन से वंश रहे। तो मगध पर राज करने वाले जो राजवंश रहे वो कौन-कौन से रहे? सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। अब देखो पता है क्या दिक्कत आती है? बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है पता है आपको? अब उसने ये पढ़ तो लिया हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, ये वंश के बारे में पढ़ तो लिया, उसको लगा उसको याद हो गया। अब जब वो एग्ज़ाम में जाएगा सीक्वेंस पूछा जाएगा कि भई किस तरीके से सीक्वेंस है, तो अब वो क्या करेगा? उसको याद आएगा हाँ, शुरुआत हर्यक से हुई थी, फिर शिशुनाग से हुई थी। अब वो यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि पहले नंद वंश था या मौर्य वंश था या शुंग वंश था? नंद वंश को वो किससे कंपेयर करना शुरू कर देगा? शुंग वंश से कंपेयर करना शुरू कर देगा। तो यही दिक्कत आ जाती है, ठीक है? ये चीज़ कैसे दूर होती है? प्रैक्टिस से। इसके अलावा और कोई इसकी और कोई समाधान नहीं। तो एक ट्रिक है जिसके ज़रिए आप याद रख सकते हो। हसन-मशक-ता, हसन-मशक-ता, हसन-मशक-ता। हा से हर्यक वंश, ता से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सा से शुंग वंश, का से कर्ण वंश, सा से सातवाहन वंश। ठीक है? ये वंश ठीक है? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। अब जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? इन वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। इन वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं तो शुरू करते हैं फिर एक-एक। ट्रिक याद हो गई आपको? हसन, मशक, सा, ठीक है? अब आपको पता है क्या काम करना है? आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ भी आप पढ़ने बैठते हो, एक पेपर लो, उस पे लिखो 16 महाजनपद की ट्रिक, इस तरीके से। ट्रिक लिख दो बस, हसन, मशक, सा, बस इतना, बात खत्म हो गई। कुछ नहीं इससे आगे, ठीक है? जब भी इस पर निगाह जाए तो उसको रिवीजन करो। हा से हर्यक, सा से शिशुनाग, ना से नंद, मा से मौर्य, सा से शुंग, का से कर्ण, सा से सातवाहन। ठीक है? इस तरीके मगध पर राज करने वाले जो वंश रहे, कौन-कौन से? हर्यक वंश, ठीक है? जिसको क्या कहा गया? पितृहंता वंश भी कहा गया। पितृहंता वंश भी कहा गया, ठीक है? पितृहंता वंश भी कहा गया। पितृहंता का क्या मतलब होता है? पितृहंता का मतलब होता है पिता की हत्या करने वाला। पिता की हत्या करने के उसको क्या कहा गया? पितृहंता कहा गया। हर्यक डायनेस्टी, ठीक है? पितृहंता के शासक रहे बिंदुसार, अज्ञातशत्रु और उदयन। ये कुछ प्रमुख शासक रहे बिंबिसार, अज्ञातशत्रु और उदयन। ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? बिंबिसार के बारे में हम पढ़ेंगे, अज्ञातशत्रु के बारे में हम पढ़ेंगे, उदयन के बारे में हम पढ़ेंगे। बिंबिसार के बारे में हम देखें तो इसका शासनकाल शुरू हो जाता है 1544 से लेके 492 बीसी तक रहा। ठीक है? इसे जैन ग्रंथों में शरणिक भी कहा गया। क्या कहा गया? शरणिक कहा गया। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा शरणिक निम्नलिखित में से किस शासक के लिए शब्द प्रयोग मिलता है? तो किसके लिए मिलता है? बिंबिसार के लिए मिलता है। किसने प्रयोग किया? जैन ग्रंथों में मिलता है। ठीक है? बिंबिसार एक बहुत समझदार व्यक्ति था। इसने तीनों चीज़ें अपनाई। ठीक है? जैसे देखो, हिंदुस्तान में शादी करने केवल शादी नहीं होता, केवल ऐसा नहीं है कि लड़का-लड़की एक हो जाए, बल्कि क्या होता है कि 2 परिवार एक होते हैं। ठीक है? हमें इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? देखो इतिहास में भी यही होता है।
बिंबिसार जो था, बिंबिसार ने कुछ नीतियाँ अपनाई अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए। पहली विवाह नीति, ठीक है? दूसरी मदद करो, तीसरा ना माने तो युद्ध करो, ठीक है? पहला विवाह नीति कि भई रिश्तेदार बना लो, दूसरा मदद करो, तीसरा अगर उससे भी काम ना चले तो फिर मार लगाओ, युद्ध करो, ठीक है? तो विवाह नीति के बारे में देखें तो भज्जी भज्जी लक्ष्मी कुल प्रधान चेटक की पुत्री चेलना, ठीक है? समझो? भज्जी समझो, यहाँ को आओ। कहाँ जा रहा हूँ? ये भज्जी है, जिसकी राजधानी वैशाली है, एक महाजनपद है। तो भज्जी महाजनपद, ठीक है? वहाँ पे एक लक्ष्मी कुल जिसका शासन रहता था, उसका प्रधान चेटक उसकी पुत्री चेलना के साथ विवाह करा, ठीक है? तो भज्जी लक्ष्मी कुल प्रधान चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह। दूसरा, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ विवाह किया, ठीक है? तो कौशल नरेश, नरेश मतलब होता है राजा, कौशल जो एक महाजनपद था, कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ विवाह किया और दहेज में क्या मिला? काशी, ठीक है? एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि बिंबिसार को काशी कैसे मिला? तो कैसे मिला भाई? प्रसेनजीत की बहन से जब शादी करी महाकोशला से तो दहेज में मिला। अगला, जैसे मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया, मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया, ठीक? पहली ये क्या हुई? विवाह नीति। तो बिंबिसार ने विवाह नीति में किस के साथ संबंध स्थापित करे? तो सबसे पहले भज्जी महाजनपद, उसको अपने संग मिला लिया, वो रिश्तेदार हो गया, अब खिलाफ थोड़ी आएगा, ठीक है? अब तो जीजा लगे उसके, तो वो साथ रहेगा। अगला, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला, ठीक है? मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह, मदद भी करी। जैसे अवंती के राजा प्रद्योत को एक लाइलाज बीमारी हो गई थी, प्रद्योत को एक लाइलाज बीमारी हो गई थी, और तो बिंबिसार ने क्या काम करा? अपने यहाँ के हकीम वैद्य, वैद्य कहेंगे, हकीम तो नहीं कहेंगे, ठीक है? वैद्य को भेजा इसका इलाज करने के लिए, अवंती के राजा प्रद्योत को ठीक करने के लिए, उसको लाइलाज बीमारी हो गई, ठीक है? बात हुई क्लियर? दूसरा, मदद के जरिए, जैसे अवंती को मदद के जरिए अपने उसमें मिला लिया। दूसरा, युद्ध, अंग के शासक ब्रह्मदत्त को क्या करा? युद्ध में हराया और अंग को अपने क्षेत्र में जोड़ लिया, ठीक है? तो हर्यक वंश का जो पहले शासक रहा है बिंबिसार जा कहा जाए, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, ठीक है? बिंबिसार, उसने 3 तरह की नीतियाँ अपनाई, विवाह नीति, मदद नीति, युद्ध नीति, ठीक है? मैरिज, हेल्प और वॉर। उसकी मृत्यु कहाँ होती है? इसकी मृत्यु अज्ञात शत्रु या इसके बेटे ने ही इसकी क्या कर दी थी? मृत्यु कर दी थी, हत्या कर दी थी, ठीक है? अज्ञात शत्रु ने हत्या कर दी थी, किसकी? बिंबिसार की हत्या कर दी थी और गद्दी पे बैठ गया। कोई दिक्कत की बात है? नहीं। अब देखो, समझो, बात पहले समझ लो, पढ़ो मत, अभी जो लिखा है स्क्रीन पे उसको मत पढ़ो, पहले सुनो जरा। अज्ञातशत्रु ने हत्या तो कर दी अपने पिता की, बिंबिसार की, लेकिन उसने जिसकी हत्या करी है, जिसके संबंध उससे अच्छे थे, बिंबिसार के जिससे अच्छे थे, उससे खराब हो जाएँगे, किसके? अज्ञातशत्रु के। संबंध खराब हो जाएँगे, ठीक है? तो संबंध समझो खराब होने शुरू हुए। समझते हैं इसके काल में क्या-क्या हुआ। अज्ञातशत्रु जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, जिसे कुणिक भी कहा गया, ठीक है? अज्ञातशत्रु को क्या कहा गया? शत्रुओं का नाश करने वाला, कुणिक भी कहा गया, ठीक है? और इसी के समय में क्या हुई थी? राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इसी के समय में हुई थी, अज्ञातशत्रु के सामने, ठीक है? जब इसने हत्या करी बिंबिसार की, तो कौशल और भज्जी से इसके संबंध खराब हुए, कौशल और भज्जी से इसके संबंध खराब हुए। फिर इसने क्या काम किया? भज्जी पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया, भज्जी पर आक्रमण किया, उसको जीत लिया, और इस युद्ध में इसने 2 हथियार का प्रयोग किया, पहला रथमुसल, दूसरा महाशिलाखंड। महाशिलाखंडक क्या है? देखो, आपने देखा होगा कि इस तरीके से होता था, इसमें इस तरीके से गुलेल के ऐसा होता था, यहाँ पत्थर रखा, पीछे खींचा, धड़ जैसे यहाँ मारा, यहाँ गिरा, टनक उड़ा दिए, ठीक है? रथ मुसल रथ है, रथ के ऊपर इस तरीके से हथियार लगाया, अभी रथ आगे चल रहा, काटता-काटता चले जा रहा है। जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी है, उसमें जैसा सीन है वैसा, ठीक है? तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा,
रथ मूसल व महाशिलाकंटक का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शासक ने किया? तो किसने किया? अज्ञातशत्रु ने किया। किसके खिलाफ किया? भज्जी के खिलाफ किया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जो कौशल का राजा था प्रसेनजीत, उसने काशी को छीन लिया। किससे? अज्ञातशत्रु से काशी को छीन लिया। ठीक है, तो अज्ञातशत्रु ने क्या काम किया? फिर विवाह नीति को अपनाया। विवाह किया इसकी बेटी वजीरा से और काशी को फिर इसमें दहेज में मिला। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब उदयन ने क्या काम करा? जो अज्ञातशत्रु था इसकी हत्या कर दी। मतलब उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी, अब वो गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, कब से कब तक बैठा? 460 बीसी से लेकर 444 बीसी तक वो गद्दी पे बैठा। ठीक है, गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की शहर की स्थापना करी। किसने? उदयन ने। तो उदयन ने कुछ प्रमुख काम भी करे, जैसे गंगा और सोन नदी के संगम पर किसकी स्थापना करी? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करी। अगर आपसे पूछा जाए पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किस शासक के द्वारा करी गई, तो किसके द्वारा? उदयन के द्वारा करी गई। चलिए, इसने क्या काम करा? ये भाप गया कि भाई देखो, मैंने अज्ञातशत्रु को तो मार दिया, अपने पिता को तो मार दिया, लेकिन भाई जिन लोगों को अज्ञातशत्रु से फायदा हो रहा था वो तो मेरे दुश्मन बन गए। अब जिन लोगों को मुझसे फायदा हो रहा है चलो वो तो ठीक है, लेकिन इन दुश्मनों का क्या करूं? ठीक है, इनका क्या करूं? जो घर का बेदी लंका ढाए, इनका क्या करूं? उसने कहा कि एक काम करता हूँ, अपनी राजधानी यहाँ से हटा के यहाँ ले आता हूँ, अपने हिसाब से चीजें सेटअप करूंगा यहाँ। तो उसने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ ले गया? राजगीर से पाटलिपुत्र ले गया। एग्जाम में पूछा है कि वह प्रथम शासक जो मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र ले गया, उदयन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। ठीक। अगला शासक रहा उदयन का पुत्र नागदशक। ये एक अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था। ठीक, अयोग्य शासक था, जिस कारण इसके सेनापति शिशुनाग ने क्या काम करा? इसकी हत्या कर दी। नागदशक की हत्या किसने कर दी? उसके ही सेनापति ने हत्या कर दी। और अब शासन कौन चलाएगा? शिशुनाग चलाएगा। शिशुनाग चलाएगा। तो जो हर्यक वंश था इसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अब शिशुनाग चलाएगा वंश, तो वो किस नाम से चलाएगा? अपने नाम से चलाएगा। आपके नाम से क्यों चलाएगा भाई? तो शुरुआत किसकी होगी? शिशुनाग वंश से। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक या फाउंडर कौन रहे? शिशुनाग रहे। राजधानी कैपिटल क्या रही? वैशाली रही। ठीक है, वैशाली रही। शिशुनाग के ने एक प्रमुख काम करा, क्या? अवंती को जीत लिया था। अवंती जो एक महाजनपद था, इसको जीत लिया था। शिशुनाग के बाद अगला शासक कौन बना? कालाशोक बना, जिसको काकवण भी कहा गया। जिसको क्या कहा गया? काकवण भी कहा गया। इंग्लिश हिंदी दोनों में काकवण को काकवण ही लिखा जाएगा। ठीक है, कालाशोक, इसे काकवण भी कहा गया। कालाशोक के समय में क्या हुई? द्वितीय बौद्ध संगति हुई। द्वितीय बौद्ध संगति हुई। ठीक है, और राजधानी किसने पाटलिपुत्र को बनाया? ठीक है, राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, क्योंकि शिशुनाग ने राजधानी क्या किसको बना दिया था? वैशाली को बना दिया था। लेकिन कालाशोक ने क्या काम करा? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। ठीक है, अंतिम शासक रहा कौन? नंदी बर्मन अंतिम शासक रहा, जिसकी हत्या किसने करी? महापद्मानंद ने इसकी हत्या करी। और शुरुआत करी किसकी? नंद वंश की शुरुआत। ठीक है, तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद। इसे क्या कहा गया? उग्रसेन भी कहा गया। उग्रसेन भी कहा गया। ये किस जाति का था? शूद्र जाति का था महापद्मानंद। ठीक है, और इसने एक उपाधि धारण करी, सर्व क्षत्रांग उपाधि धारण करी, मतलब क्षत्रियों का विनाश करने वाला। ठीक है, महापद्मानंद संस्थापक रहा किसका? नंद वंश का। एग्जाम में पूछा जाएगा नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था भाई? महापद्मानंद था, जिसे उग्रसेन भी कहा गया। किस जाति का था? शूद्र जाति का था। विनाश क्या इस विशेष इसने एक उपाधि धारण करी, कौन सी उपाधि? सर्व क्षत्रांग। ठीक है, और महापद्मानंद ने क्या काम किया? कलिंग को जीता। कलिंग को जीता और एक उपाधि धारण करी, एक राट। एक बार ये पीसीएस में एग्जाम में पूछा भी गया था कि एक राट उपाधि निम्नलिखित में से किसके द्वारा धारण करी गई? किसके द्वारा? महापद्मानंद के द्वारा। एक राट उपाधि निम्नलिखित में से किसके द्वारा धारण करी गई? महापद्मानंद के द्वारा धारण करी गई। और ये यहाँ से क्या कलिंग से क्या उठा के ले आया था? महावीर की मूर्ति उठा के ले आया। ठीक है, वह पहला शासक जिसने कलिंग को जीता, महापद्मानंद। अब आप देखोगे कि भाई महापद्मानंद ने भी कलिंग पर आक्रमण किया, बाद में अशोक ने भी यहीं पे आक्रमण किया। कलिंग पर क्यों आक्रमण करा जा रहा है? कलिंग पर आक्रमण किया जा रहा है इस वजह से क्योंकि यहाँ पे अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं हाथी, और हाथी का प्रयोग होता था युद्ध में।
ठीक है? तो युद्ध में ज़रूरत पड़ती थी, इस वजह से कलिंग पर आक्रमण किया गया। आता है समझ? ठीक है? दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है? तो महानंद पद्मानंद के बाद अगला शासक जो रहा वो रहा धनानंद, जिसे अग्रमीज भी कहा गया। इसने कलिंग में नहर का निर्माण कराया, ठीक है? और आपको एक स्टोरी मिलती है कि चाणक्य जो एक टीचर था चाणक्य जो एक टीचर था, किधर की साइड देखो आपको भी बताते हैं, मैप के ज़रिए समझते हैं। ये है तक्षशिला, ये देखो ये तक्षशिला ये नज़र आ गया तक्षशिला, ठीक है? तो यहाँ पे एक आचार्य या कहा जाए एक टीचर था जिसका क्या नाम था चाणक्य था। तो धनानंद ने दरबार बुलाया था जिसमें उसने बहुत विद्वान लोगों को बुलाया था, तो उसमें चाणक्य भी गया। जब चाणक्य गया तो चाणक्य को लगा कि मैं धनानंद को ये बात बताऊँगा कि उधर की तरफ से सिकंदर आना कह रहा है कि आप थोड़ा सचेत रहें और युद्ध की तैयारी रखें, ताकि जो हमारा क्षेत्र है वो किसी और के हाथों में ना पड़े, ठीक है? और कहा जाता है कि चाणक्य का फेस जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, देखने में ऐसा लगता था कि जैसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसान ना हो, कि जो अगर चेहरे से जज करता है इंसान, ऐसे। इंसानों के लिए वो ज़्यादा आकर्षित चेहरा नहीं। तो बात चल रही थी, जब चाणक्य ने धनानंद से कहा तो धनानंद ने गुस्से से भर गया, "तू मुझे समझाएगा शासन कैसे चलाना है?" ये होता है कुछ लोगों में घमंड होता है। तो चाणक्य को गुस्सा आ गया कि भई एक तो मैं तेरे को बात बता रहा हूँ, ऊपर से बिगड़ के दिखा रहा है। तो चाणक्य का जब अपमान हुआ तो चाणक्य ने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं तुम्हें भी। तुम राजा हो तो क्या है, हम अध्यापक हैं, हम वो हैं जो राजा को बनाना भी जानते हैं और मिटाना भी जानते हैं। और चाणक्य ने अपनी चोटी खोली और बोला कि चल ठीक है धनानंद, मैं तेरे को जब तक गद्दी से नहीं उतारूँगा, जब तक साँस नहीं लूँगा। ठीक है? दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है? तो इसी के समय में विदेशी आक्रमण हुआ, तो समझते हैं विदेशी आक्रमण? अगर हम शुरुआत करें कि प्रथम विदेशी आक्रमण कब हुआ, तो वो ईरान वाला क्षेत्र जो है वहाँ पे एक वंश का शासन चलता था, हकमनी वंश का, ठीक है? जिसका संस्थापक कौन रहा? साइरस द्वितीय वहाँ का संस्थापक रहा, ठीक है? तो वहाँ पे एक शासक था डेरियस फर्स्ट जिसने गंधार और काम्बोज को जीत लिया था, ठीक है? ये गंधार या काम्बोज पर आक्रमण किया था, ये देखो, गंधार और काम्बोज पर आक्रमण किया था। गंधार और काम्बोज पर आक्रमण किया था। ठीक है? और इसका अंतिम शासक रहा डेरियस तृतीय जिसको सिकंदर ने हरा दिया। ठीक है? इधर है सिकंदर इस वाले क्षेत्र में, इधर है ये ईरान, ठीक है? और इधर है इंडिया। तो सिकंदर ने क्या काम करा इसको हराया। अभी किधर आएगा? इधर आएगा। ठीक है? ठीक, तो अगर हम बात करें ईरानी शासक के बारे में तो किसके द्वारा किया गया? डेरियस फर्स्ट के द्वारा किया गया। और यूनानी आक्रमण के बारे में बात की जाए तो यूनानी आक्रमण के बारे में बात की जाए तो किसने करा? सिकंदर ने करा। सिकंदर ने करा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो सिकंदर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। फिलिप राजा फिलिप का पुत्र इसका मूल नाम अलेक्जेंडर मैसिडोनियन था। ठीक है? इसका जन्म 356 ईस्वी में मैसिडोनिया में हुआ। इसकी पत्नी का नाम था रेक्सोना, घोड़े का नाम था बुकफेराल, ठीक है? गुरु का नाम था अरस्तु अरस्तु, ठीक है? ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। जब सिकंदर ने क्या काम किया, जब भारत पर आक्रमण किया, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया, तो वो सबसे पहले उसने कहाँ पहुँचा? वो गांधार पहुँचा, गांधार। जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला था, जहाँ का राजा कौन था? आम्बिक था, जिसने अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है? अधीनता स्वीकार कर ली थी मतलब सिकंदर के आगे घुटने टेक दिए थे कि हाँ, अब भई अब से तुम हमारे मालिक हो। आता है समझ में? तो गांधार के राजा ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो सिकंदर बोला कि अरे यार! यहाँ के लोग तो बड़े कमज़ोर हैं, इसने तो अधीनता स्वीकार कर ली और मुझसे ये भी कह रहा है कि आगे चलो मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा युद्ध में आगे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वो आगे पहुँचा। तो जब आगे पहुँचा तो उसको राजा मिला पोरस। तो राजा पोरस बोला भई इधर कहाँ आ गए? बोला सिकंदर बोला देख रहा है पीछे कितनी सेना है? पोरस राजा बोला कि कितनी भी सेना हो क्या कर लेगा भाई? तो युद्ध मिलता है हमें कहाँ? झेलम नदी के किनारे हाइडेपिस का उसको युद्ध बोला गया। किस-किसके बीच में हुआ? पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ। इसमें सिकंदर जीता तो, लेकिन पोरस इतनी वीरता के संग लड़ा कि सिकंदर ने पोरस को अपना मित्र बना लिया। समझ रहे हो बात को? कि अपना मित्र बना लिया और बहुत अधिक प्रभावित हुआ कि इस तरीके से कौन युद्ध करता है। तो
326 बीसी में हाइडेपिस का युद्ध हुआ किस नदी के किनारे? एग्जाम में पूछा जाएगा पोरस और सिकंदर के बीच के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो हाइडेपिस युद्ध के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा सिकंदर और पोरस का युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे लड़ा गया? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। एग्जाम में पूछा जाएगा हाइडेपिस का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ? तो पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ। तो मतलब सवाल एक उसको 36 तरीके से घुमाया जा सकता है। ठीक है? फिर क्या हुआ सिकंदर यहाँ से आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो जो ब्यास नदी थी उसको इसकी सेना ने पार करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी सेना ने जो पोरस से युद्ध लड़ा तो तभी उसके हौसले पस्त हो गए। लेकिन उसने जब सुना कि आगे मगध राज्य पड़ेगा आगे जाके जो बहुत शक्तिशाली है, इससे कई गुना शक्तिशाली है, तो उसकी सेना ने कहा कि भई हमें जीते जी मौत के मुँह में नहीं जाना, हमें माफ़ करो सरकार। तो इसकी सेना ने जाने से मना कर दिया और इसकी सेना को वापस लौटना पड़ा। ठीक है? तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो सिकंदर की सेना को वापिस जाना पड़ा, थल और जल। 2 रूप में सेना वापिस गई। सेनापति थल सेना का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर और जल सेना का सेनापति था नियारकस। सिकंदर इनके संग गया और सिकंदर की मृत्यु हो जाती है इराक के बेबीलोन में, ठीक है, डायरिया में। डायरिया हो जाता है जिस कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। 323 बीसी में मृत्यु हो जाती है। ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो कुछ कहानियाँ मिलती हैं कि सिकंदर ने कहा कि मेरे हाथ बाहर छोड़ दो, कहा कि दुनिया को पता चले ना मैं कुछ संग लेके आया ना लेके जाया। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की कहानियाँ आपको क्लास में तो नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है? आपको एग्ज़ाम में वो कहानियाँ नहीं पूछी जाएँगी। आपको पढ़नी है तो वैसे अलग से वीडियो बन जाएगी उनकी, आपको पता चल जाएगा उस कहानियों के बारे में भी। ठीक है? तो आज की क्लास रखते हैं यहीं। आशा करता हूँ सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।